नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और इस समय आप देख रहे हैं पहाड़ों का राही चैनल। और आज मेरे साथ हैं वो व्यक्ति जो शहरों की ज़िंदगी को छोड़कर पहाड़ों में आके बसे और आज भी वो पहाड़ के उस कठिन जीवन को जी रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पहाड़ों को सुगम बनाने का। मेरे साथ हैं देवेंद्र भारती जी, जो राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, जो उत्तराखंड आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस देश के लिए दिया हुआ है, हर तरीके से, चाहे धर्म की बात करूं चाहे कर्म की बात करूं। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है हमारे चैनल पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक होम स्टे चलाते हैं, रिजॉर्ट चलाते हैं, एक नीचे खदरासी में आपने एक रिजॉर्ट बनाया है। कहाँ कमी लगती है, मतलब उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने खर्चा किया, इन्वेस्ट किया, लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, शहर से आप आए जो है पहाड़ों में एक सोच के साथ कि चलो जी अपने देवभूमि के लिए कुछ करना है, कहाँ कमी रह गई? लगभग 38 साल हो गए मुझे यहाँ दिल्ली से आए हुए जी। और वो एक दौर था जब लोग यहाँ से केवल इंटरमीडिएट करके अपने रोज़गार के लिए शहरों की तरफ भागते थे। मैं इंटरमीडिएट करके दिल्ली से गांव आया और जब यहाँ आया तो एक मन में संकल्प लिया कि भाई छोड़ के नहीं जाना है। उस समय तो लोग भी बहुत रहते थे, जनता भी थी, तो ये था कि कभी ना कभी विकास तो 8, 10, 20, 15 साल में विकास होगा तो व्यवसाय भी ठीक चलेगा। फोटोग्राफी का काम था मेरा, तो यहाँ टिके रहने के लिए धीरे धीरे मैंने कई व्यवसाय बदली करे, परंतु संकल्प बदली नहीं करा। उसमें से एक व्यवसाय मैंने चलाया, ये मैदावन में, ग्राम खदरासी में मैदावन कॉर्बेट होम स्टे के नाम से जी 6-7 साल से मैं उसको चला रहा हूँ। तो जब मैंने खोला था तो लोगों ने कहा भाई तुम्हारे इस गांव में, इस बीहड़ जंगल में कौन आएगा। पर मेरी एक सोच थी, तो उम्मीद थी हमको कि मैदावन में जो फॉरेस्ट का गेट है ये कभी न कभी टूरिस्ट के लिए खुलेगा। क्योंकि पहले इस पे जो हमारा सार्वजनिक परिवहन होता था, गढ़वाल मोटर यूजर्स की बसें रामनगर से रिखणी खाल से रामनगर उसी रास्ते जाती थी, लोडेड ट्रक आते थे, छोटी बड़ी गाड़ियां सब आती थी उसमें। परंतु बीच में कोई भी जो भी घटनाक्रम हुआ होगा ये बंद हो गया तो उससे हमको थोड़ा निराशा हुई। पर उम्मीद थी कि खुलेगा, जैसे और जगह खुला है, कॉर्बेट के गेट खुले हैं तो यहाँ भी खुलेगा। जब कभी सरकार को चेतना आएगी खुलेगा तो मेरे साथ साथ और अन्य लोगों को भी व्यवसाय मिलेगा, मुझे देखकर भी कोई और लोग इस व्यवसाय में आगे आएंगे। जी। परंतु ऐसा हुआ नहीं। आप जनप्रतिनिधि जब आते हैं बोलते नहीं हो कि भाई क्या कर रहे हो, ये गेट तो खुलवा दो कम से कम, चाहे सांसद आए, विधायक आए, सबसे मिला हूँ, सबसे अपनी बात रखी है। वो नियम कानून की और सब बातें करते हैं और ज़्यादा बोलने पर वो टाल देते हैं बात को। अच्छा। क्योंकि मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूँ कि ठीक है भाई, किसी नियम कानून के अंतर्गत आपने इस गेट को बंद कर रखा है। तो मेरा ये कहना रहता है उनसे कि हमारा जो रामनगर की तरफ से है मोहान से आगे 6-7-8 किलोमीटर पे दुर्गा देवी गेट है। बिल्कुल, दुर्गा देवी गेट से लगभग 16 किलोमीटर हमारा लोहा चौड़ का बंगला है। तो लोहा चौड़ में सफारी करने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ से प्रतिवर्ष खुला रहता है, वहाँ से एंट्री मिलती है, आज भी मिल रही है। हमारे मैदावन से लोहा चौड़ केवल 7 किलोमीटर है। और अगर कोई पर्यटक आना चाहते, घूमना चाहते, सफारी करना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि यही 7 किलोमीटर जो है सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छे हैं वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, जंगल को देखने के लिए। परंतु हमारे लिए बंद है इधर से गेट। तो उधर वालों के लिए खुला है तो हमारे लिए क्यों नहीं खुला है? बिल्कुल, हमारा बंद है तो उनका क्यों? ऐसा कौन सा लॉ है कि ऐसे कौन सा नियम है कि जिसके अंतर्गत जो है हमारे लिए मना है? हम गढ़वाल की तरफ से, जो जिला पौड़ी गढ़वाल की तरफ से जो गेट है, इनके लिए मना है, और कुमाऊं मंडल की तरफ से वो गेट खुला हुआ है। बट उसमें भी कुमाऊं के लोगों को फायदा नहीं मिला। मैं देखता हूँ कि सारे जो है भूमाफिया लोग ही हैं, जिनको आज ज़्यादातर रिजॉर्ट वगैरह बने हुए हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों के रिजॉर्ट चल रहे हैं जो है। देखिए, रिजॉर्ट तो जब लोगों ने ज़मीन बेच दी, बाहर के लोगों ने आके रिजॉर्ट बना दिए, यहाँ के लोगों ने नहीं बनाए, वो तो मैं मानता हूँ कि अपने लोगों की कमी है। परंतु उसके साथ जो है, जो छोटे मोटे और कार्यक्रम होते हैं, माना आपके गाइड हैं, गाइड के लिए रोजगार मिलता, 800 रुपये एक राउंड का मिलता उनको।
उसके बाद जिप्सी वाले हैं। आप जिप्सी तो कुछ न कुछ तो मतलब लोकल लोगों को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है उसमें। जी जी जी। तो जिप्सी वाले हो सकते हैं। फिर जिप्सी के पंचर भी तो होगी। जी जी। जिप्सी की रिपेयरिंग भी तो होगी, कहीं उसकी सर्विसिंग भी होगी। और साथ में दुकानें भी चलेंगी, चाय की दुकान चलेगी, फास्ट फूड की दुकान चल सकती है, बड़े होटल के साथ छोटे छोटे होम स्टे भी चल सकते हैं। तो इस तरह से जो है रोजगार बढ़ेगा और लाभ मिलेगा लोगों को, सभी को मिलेगा लाभ। हाँ। जो है भारती जी, अगर मैं बात करूं, आप एक उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आंदोलनकारी भी हैं, आप राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले उत्तराखंड आंदोलन की बात करना चाह रहा हूं। जिस लक्ष्य के लिए आपने जो है उत्तराखंड की इस धरती के लिए, इस पहाड़ के लिए जो है लड़ाई लड़ी, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? जो है जब सन 2000 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाने की बात बोली, कहाँ कमी रह गई? क्या कारण ये रहा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इसमें जोड़ा गया? ये आप मानते हैं कि पहाड़ का विकास ना होना इसका मुख्य कारण है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि कोई ऐसे प्रश्न पूछे और इन विषयों पे चर्चा करे। बिल्कुल। उत्तराखंड आंदोलन जो है वो 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में हमारे पहाड़ में ये आंदोलन खड़ा हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ ओबीसी है ही नहीं। जी जी। तो मुलायम सिंह अपने मैदानी क्षेत्र के सब लोगों को यहाँ सरकारी भर्तियों में डालने के लिए ये 27% ओबीसी का आरक्षण की उन्होंने किया था। तो जो जागरूक लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करते 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 उसने एक आंदोलन का रूप ले लिया जी। और ये तय हुआ कि भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, हमारा पहाड़ के लोगों का शोषण होता रहेगा, तो इससे बढ़िया ये है कि हमको अलग राज्य ही मिल जाए तो बढ़िया है। तो उस समय सब लोगों ने एक गैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ जिसका कोई नेता नहीं था, जिसके जो किसी पार्टी के झंडे के तले नहीं था। ये एक स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन था और पहाड़ियों के मन की भावना थी और नारा भी था उसमें, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। और इस नारे के अंदर इतना रोष था, इतनी ताकत थी कि इसने एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया। और मैं समझता हूँ कि विश्व के इतिहास में बिना किसी डंडे झंडे के और बिना किसी नेता के एक अद्भुत आंदोलन था ये। इतना बड़ा आंदोलन था और हम तो बड़ा सौभाग्य है कि हमने इसमें भागीदारी करी। तो मैं इसमें हमारा जो ये यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति थी, इसमें हमारे कर्मचारी भी थे, अध्यापक भी थे, हमारे प्रतिनिधि थे, हमारे यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो लोग थे, सभी लोग थे। तो उस समिति का मैं संयोजक बना था जी। तो गैर राजनीतिक था बिल्कुल। सब जो है अपने पहाड़ के हितों के लिए लड़ रहे थे और सब कुछ कर गुजरने को तैयार थे, मर मिटने को तैयार थे। परिणति हुई, राज्य भी मिला हमको। उसमें अटल जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। मैं जितनी उनकी प्रशंसा की जाए इस मामले में अटल जी की, मैं मानता हूँ कि उतनी कम होगी जी। अगर आप उत्तराखंड के लिए जो औद्योगिक नीति बनाई थी केंद्र सरकार ने, उस समय भाजपा की अंतरिम सरकार थी और यहाँ पर कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे। तो उस समय एक मसौदा तैयार हुआ था ये औद्योगिक नीति का 2001, औद्योगिक नीति 2001 जी। उसमें मोटे तौर पे अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, पर मोटे तौर पर वही था कि पहाड़ के विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ की तहसीलों में, मतलब उत्तराखंड की सब तहसील स्तर पर, कम से कम तहसील स्तर पर जी, एक ऐसा उद्योग खोला जाएगा प्रत्येक तहसील में जो स्थानीय उत्पाद के आधार पर होगा जी। या स्थानीय एक्सपर्ट्स, मतलब जो माना कोई इलेक्ट्रॉनिक का खोला तो वहाँ पर उनको वो लेबर मिल जाए, स्थानीय मिल जाए, काम करने वाले, मतलब स्थानीय रूप से टेक्निकल जो काम करने वाले वो मिल जाए जी। तो ऐसा उद्योग स्थापित प्रत्येक तहसील पे किया जाएगा और स्थानीय उत्पाद लाके उस उत्पाद से, जैसे यहाँ सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, मिर्च बहुत ज़्यादा होती है, अदरक होती है, हल्दी होती है, दालें होती हैं जी जी। तो इस तरह का था कि कुछ इस प्रकार के उद्योग लगाए जाए कि स्थानीय उत्पाद भी बिक जाए, किसानों को लाभ हो जी, खेत हमारे आबाद रहें और वो जो है फैक्ट्री में जाके उसके प्रोडक्ट बने, वो बाजार में बिके।
और कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जी जी। कुछ विद्यालय खुलेंगे, मार्केट खुलेगी, तो इस तरह से थोड़ा बढ़ेगा। परंतु कालांतर में क्या हुआ कि उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई जी। भाजपा की सरकार को नकार दिया जनता ने, कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत गलत काम किया तिवारी जी ने। वो जो औद्योगिक नीति थी वो पूरे उत्तराखंड के लिए बनी थी, पहाड़ के लोगों के लिए बनी थी, और उस नीति पर भी अगर थोड़ा सा भी अमल करते तो पहाड़ी क्षेत्र में प्रत्येक तहसील स्तर पर उद्योगपतियों को भूमि या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दे, बिजली, सड़क, पानी, ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ उसके आधार पे करते हैं। परंतु उसके विपरीत उन्होंने क्या किया कि जो हमारे हरिद्वार है, मैदानी क्षेत्र है, हाँ, ये काशीपुर हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, कोटद्वार हो गया, देहरादून हो गया, मैदानी क्षेत्र है, जो कि बहुत बेशकीमती हमारी सरकारी जो ज़मीन थी उसको 6 रुपये, मेरे ख्याल से 6 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने बेच दिया। अच्छा। अब उसमें उन्होंने क्या घोटाला किया, क्या नहीं किया, ये मैं तो कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में। जी। पर जो कुछ भी किया उन्होंने गलत किया। उनको ज़मीन देनी थी तो उस औद्योगिक नीति के आधार पर पहाड़ों में देनी चाहिए थी, ताकि यहाँ का विकास होता। अब मैदानी क्षेत्र में उन्होंने दे दिया, तो अब जो आदमी जोशीमठ से कोई बेरोजगार जाएगा या हमारे धुमाकोट नैनाना क्षेत्र से जाएगा तो वो हरिद्वार उसके लिए उतना ही है जितना उसके लिए दिल्ली है, गाजियाबाद है, कोई और जगह है। तो उससे पहाड़ को तो कोई लाभ हुआ नहीं। उल्टे जो उद्योगपति है उनका लाभ हुआ, प्रोडक्ट्स, उनकी एक फैक्ट्री कहीं और लगी हुई है, वहाँ का टैक्स, यहाँ क्योंकि टैक्स फ्री था, वहाँ का टैक्स बचाने के लिए प्रोडक्शन यहाँ से दिखा दिया और अपना उन्होंने लाभ उठा लिया। बल्कि उससे जो है हमारे स्थानीय स्तर पे एक जो दबाव बना जनसंख्या का, और बिजली, पानी, ये जो सब खपत भी ज़्यादा हुई, उसके बाद ये पुलिस की ड्यूटी भी ज़्यादा पड़ गई, उसके बाद से जो है चोरी चकारी की घटनाएं भी ज़्यादा हो रही हैं जहाँ जहाँ ये खुले हैं हमारे औद्योगिक क्षेत्र। तो ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। उसके बाद फिर भाजपा की सरकार आई, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो भी उसी लकीर को पीटते रहे। जी। तो कम से कम भाजपा की सरकार इस समय भी है और वो उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने की बात करते हैं। जी। तो मैं तो भाजपा की सरकार से और भाजपा के नेताओं से यही प्रार्थना करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि भाई कम से कम अटल जी ने जो इस प्रदेश के बारे में सोचा था, उनकी एक सोच थी, तो उस पर थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। जी। उस पर कुछ काम तो करके दिखा दो, कुछ लोगों का विश्वास तो हो। आज स्थिति यह है कि लोगों का सरकार पर से तो विश्वास उठ चुका है। जी सरकार, और हम भी बहुत निराश हैं। हम भी निराश हैं। आप खुद जो है भाजपा से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक बार आपने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण करी थी और उसके भी कार्यकर्ता आप रहे जो है। मैं बात करता हूँ राम जन्मभूमि की। आप आंदोलन में गए, यहाँ से अयोध्या गए। अयोध्या जब मंदिर बना, मैंने देखा वहाँ बड़े बड़े फिल्मी स्टार थे, कैटरीना कैफ थी वहाँ पे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनको निमंत्रण दिया गया। लेकिन देवेंद्र भारती जिसने बलिदान दिया अपना, यहाँ से इतनी दूर गए, यहाँ से जो है शायद कई जगह आपको पैदल भी चलना पड़ा हो, ठीक है, इतना मेहनत करी उस मंदिर के लिए, जो एक मुख्य कार्यकर्ता है राम जन्मभूमि के लिए, उसको निमंत्रण नहीं मिला। और आप जैसे न जाने कितने कार्यकर्ता, उनको निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन वो कैटरीना कैफ, मैं तो उनका क्या योगदान था जो उनको निमंत्रण मिला और आपको योगदान नहीं मिला? प्रश्न अच्छा है। देखो, राम मंदिर का आंदोलन का जो है सन 84 से पहले से ये जन जागरण का अभियान चल रहा था विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में जी। और श्री राम जानकी रथ यात्रा भी आई थी दिल्ली। मैं उस समय दिल्ली में था 84 में। तो दिल्ली में आई थी, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी तो वो यात्रा रोक दी गई थी। बल्कि हम छोटे छोटे थे फिर भी विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय RK पुरम सेक्टर 6 में वो मूर्तियाँ आई थी राम जानकी की, श्री राम जानकी की। तो उनका विसर्जन करने के लिए भी यमुना में हम ही लोग गए जी। उसके बाद मैं जब यहाँ आ गया था तो उस समय आंदोलन चरम सीमा पे था। तो यहाँ जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे हम हिंदू समाज को कि भाई थोड़ा, तो उसका राजनीतिकरण हुआ। जो लोग मंदिर के विरोध में थे, जो मंदिर के पक्ष में थे, ऐसा ध्रुवीकरण हो गया।
हुआ, भाजपा से जुड़े रहे, धार्मिक भावनाएं थी लोगों की, जुड़े रहे, और जो भी घटनाक्रम हुआ वो ढांचा तोड़ा गया, हम लोग जेल में गए, ढांचा तोड़ने के लिए गए सन 92 में 6 दिसंबर को। तो ये हमने कभी ये सोच के, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन, कभी ये सोच के नहीं किया कि हम इसके लिए कोई नाम लेंगे या कोई लाभ लेंगे या श्रेय लेंगे। परंतु उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की को चिन्हित किया गया कि भाई जिन लोगों ने कुछ खोया है, संघर्ष किया है, या किसी तरह की प्रताड़ना सही है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कम से कम थोड़ा सा उनको सम्मान दिया जाए, एक सम्मान के रूप में। कहीं ना कहीं आज अगर हम रोडवेज में बैठ जाते हैं तो हम एक कार्ड दिखाते हैं तो हमको टिकट नहीं मिलता। अच्छा, हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ, जाता नहीं हूँ वैसे, पर रोडवेज में कभी गया हूँ 1-2 बार मैं देहरादून, तो टिकट नहीं पड़ा, तो उस समय थोड़ा सा खुशी होती कि चलो भाई कहीं हमारी योगदान, हमारे कहीं एक आंदोलनकारी के रूप में हमारी कहीं पहचान है, सरकार ने सुध ली है, समाज के बीच में कुछ सम्मान है। अगर हमने 4-6 महीने हमारी दुकान बंद रही, हमने कुछ सहा है, उसके लिए तो थोड़ा रिलैक्स जैसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा है। तो जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था, तो इसमें लाखों कार्यकर्ता देश भर में लगे रहे। बिल्कुल। तो लगे, तो जिसने जय श्री राम का भी नारा बोला तो वो भी एक कार्यकर्ता ही था, उसका भी सहयोग था। परंतु जो सक्रिय रूप से थे, जो जेल में गए, जो कारसेवों में गए, तो कहीं ना कहीं उनकी ढूंढ खोज तो होनी चाहिए थी। बिल्कुल। उनकी पहचान होनी चाहिए थी, जिला स्तर पे, प्रांत स्तर पे, जिला स्तर पे, किसी न किसी स्तर पे उनकी पहचान होनी चाहिए थी। चाहिए कुछ नहीं था, कम से कम उनका नाम तो लिया जाता कि ये लोग थे, ऐसा था। तो इस स्तर पर तो सरकार ने कुछ किया नहीं है। जिन लोगों की बर्बरता पूर्वक, जिनकी मुलायम सिंह सरकार द्वारा हत्या की गई है, उनके परिवारों को सरकार ने, अगर राम मंदिर आंदोलन में भाग लेना सही था तो फिर उनको जो है कुछ, उनके परिवार को कुछ तो एक सम्मान देते, हाँ, सम्मान देना चाहिए था, कुछ उनको सहयोग भी करना चाहिए था, सरकार का पहचान होनी चाहिए थी। रही बात की सेलिब्रिटीज़ बुलाए गए, ये सब बुलाए गए, तो ये देश दुनिया में उस स्थान को या फिर अपने दल को या स्वयं को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को इसीलिए बुलाया जाता है, हाईलाइट करने के लिए बुलाया जाता है। तो मेरे को तो यही लगता भाई कि अपने आप को या अपने कार्यों को हाईलाइट करने के लिए उनको बुलाया गया। बाकी जिन्होंने उसमें, ठीक है, वो एक जिन्होंने वो मूर्ति बनाई, मूर्तिकार है, उनको बहुत सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात है। परंतु मूर्ति कैसे करके बनाई? तब तो बनाई जब किसी ने जो है अपने प्राण गंवाए। तुम प्राण प्रतिष्ठा तो वहाँ मूर्ति में कर रहे हो, परंतु जिन्होंने प्राण गंवा दिए उनकी आपने सुध ली नहीं ली? जी। तो लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। भारती जी, काफ़ी क्षेत्रीय मुद्दों से आप जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा जो है प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस देश को आगे ले जाया जाए, हमारे जो चाहे राजनीतिक स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो। मैं आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस भाजपा से जुड़े हुए थे वो अटल जी की भाजपा थी उस समय की। आज वो भाजपा है जो अटल जी की भाजपा है, उसी सिद्धांतों पे आगे चल रही है भाजपा? देखो, जब तक कंधे में झोला और पैरों में चप्पल पहनकर कार्यकर्ता सड़कों पे धूल फांकते थे, तो वो वैचारिक रूप से जुड़े हुए थे जी, और उनका बौद्धिक स्तर भी बहुत ऊंचा था। तो ऐसे ही लोगों के कारण से, उनकी प्रेरणा से हम भी जुड़े जी। संघ से जुड़े रहे बचपन से, उस कारण से, क्योंकि भाजपा भी एक आनुषंगिक संगठन है संघ का, तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ भी जुड़ गए। परंतु जो क्वालिटी, जो स्तर पहले के नेताओं का होता था, वो आज देखने को नहीं मिलता जी। अभी आप देखिए कि उत्तराखंड में इतना बड़ा कांड हुआ अंकिता भंडारी का जी। उसमें सरकार के किसी नेता का, भाजपा के किसी बड़े नेता का नाम उछल रहा है जी। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि भाई कौन सा है, परंतु उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश संगठन मंत्री संजय कुमार, जो संघ से निकले हुए थे जी, प्रचारक थे पहले,
उनका पार्टी की ही महिला कार्यकर्ता ने उनकी शोषण का आरोप लगाया, उनका वीडियो वायरल करा। जी जी जी। उनकी जो है आवाज़ उन्होंने रिकॉर्ड करी, उसको वायरल करा उन्होंने, तो हटाना पड़ा उनको। तो सुनने में आता है कि उन्हीं के स्तर का कोई है, बिल्कुल, ये अंकिता भंडारी जो भी है, परंतु उनको हटाया, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, इनको भी हटाओ, बिल्कुल, नाम लिया जा रहा है, कम से कम कार्रवाई तो करो, कार्रवाई करो, जांच करो। आप जो है अभी देश भर में ईडी के छापे भी पड़ रहे हैं, पढ़ने चाहिए, जिन्होंने गलत किया, हम ये नहीं कह रहे नहीं पढ़ने चाहिए, उनकी भी जांच कर दो भाई, थोड़ा बाहर बहिर्मुखी ना हो गए, थोड़ा अंतर्मुखी भी हो जाओ। जी जी, कि हमारे अंदर क्या गलत चल रहा है। और ये समझ लिए कि नेता का नाम छुपाने से पार्टी को, संगठन को, इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, नुकसान ही होगा। हाँ, कहीं ना कहीं देखो, आपका भी जो पार्टी का कार्यकर्ता भी है भाजपा का, उसके मन में भी है ये कि वो आदमी है कौन। वो पार्टी के न वजह से या कहीं जुड़ा हुआ है, उस वजह से वो चुप, बेशक है चुप, परंतु अनौपचारिक रूप से अगर हम कहीं बात करते हो, कहते नहीं गलत तो हुआ ही है, पहाड़ी तो में हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ ये बहुत गलत हुआ है। और देखो, देश भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आम घटनाएं जैसी बात हो गई है, परंतु यहाँ पर घटना विशेष इसलिए हो जाती है कि इसमें एक पार्टी और संगठन के बड़े नेता का नाम आ रहा है, इसलिए ये भुगतना आज नहीं तो कल। जी, तो मेरे साथ थे देवेंद्र भारती जी, जिन्होंने खुले तौर पर हमसे बात करी। वो भाजपा से भी जुड़े रहे, आरएसएस से भी जुड़े रहे, वो जो है विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उन्होंने यहाँ रिजॉर्ट भी खोला हुआ है, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े रहे। तो ऐसे महान व्यक्ति तो मैंने शायद ही अपने जीवन में देखे होंगे जो इतने आंदोलनों से जुड़े हों, चाहे देश का आंदोलन हो, चाहे धर्म का आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड बनाने का आंदोलन हो, हर तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन आज वो व्यक्ति जो है अपना एक रिजॉर्ट चलाने के लिए नेताओं मंत्रियों के आगे पीछे घूम रहा है कि भाई थोड़ा आप एक गेट खोल देंगे तो वाकई में मैं जो रिजॉर्ट खोला हुआ है वो और अच्छे ढंग से चल जाएगा, जिस ढंग से चल रहा है और अच्छे ढंग से चल जाएगा और भी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो भारती जी, हम तो यही करेंगे कि जो है हम भी आवाज़ उठाएंगे, हम चाहेंगे कि आपका रिजॉर्ट चले, बढ़िया चले और लोगों को भी रोज़गार मिले। और जो चर्चाएं हैं वो हम कोशिश करेंगे मंत्रियों तक पहुंचाएं इसको और नेशनल मीडिया तक इस बात को लेकर जाएं। तो आज मेरे साथ थे देवेंद्र भारती जी। आप देखते रहिएगा मेरे चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड।